This is going to be one of the most important video in your preparation. Here you will not only reading current affair of 26 June with respect to prelims only, but you will be able to apply all these current affair in mains and you will be able to generate more number of points along with current affair example. Before proceeding further, for only 2 seconds, let me tell you that if you want the PDF of this content, then you can join this Telegram channel, ActiveMind IAS. Here, you already know that we are going to do brainstorming. We do revise and we learn by repetitions. We focus on effective strategies, conceptual clarity, as well as we focus on active mind. And this is one of the most favorite quote of mine by Shivkheda. Winners don't do different things, but they do things differently. So we have to do same news in a different manner so that we can get proper ROI with respect to current affair. So let's start. First of all, I just want to have something unique today, that I want to give you brief about what we are going to do today. That is, first news is related with Axiom-4 mission. Here we will be having discussion regarding International Space Station, Indian Space Station. Then we will see mains question with respect to this. Later on we will see little bit static about space, mains question, previous year question, and regarding International Space Station question. We will do brainstorming as per the mains perspective. Then हम सिर्फ प्रीलिम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन देखने वाले हैं, एज आई एम नॉट सीइंग मेंस रिलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज. देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विद डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं और ये कहाँ मेंस में अप्लाई हो सकती है वो हम इसको डिटेल में देखेंगे. फर्दर अंबुबची मेला इज इन न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड विद क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स. Now, Axiom-4 mission related news. शुभांशु शुक्ला मैं इंडिया के ये सेकंड पर्सन बन गए हैं जो स्पेस के अंदर जा रहे हैं. इनसे पहले राकेश शर्मा थे और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं. राकेश शर्मा वेंट इनटू स्पेस. तो ये आपको पता रहना चाहिए. Axiom-4 मिशन के रिगार्डिंग है और ये 41 ईयर का गैप हो चुका है जब राकेश शर्मा जी स्पेस के अंदर ट्रेवल किए थे. उनके बाद अब शुभांशु शुक्ला जी करने जा रहे हैं. और आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि शुभांशु शुक्ला जी जो गगनयान जो मिशन है उनके भी 4 एस्ट्रोनॉट का पार्ट होने वाले हैं. तो आप ये नाम याद में रखना. नाउ Axiom-4 मिशन जो न्यूज के अंदर है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट मिशन, इट इज ए प्राइवेट astronaut mission which I have mentioned here. Now you need to know about that what is the goal and purpose of this mission. तो सबसे पहले देखो स्पेस से रिलेटेड मिशन है तो वहां पे देखो रिसर्च होने वाली है. ये जनरल हो गया रिसर्च. लेकिन जब आपको पर्टिकुलर आंसर देना है तो माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग रिसर्च होने वाली है, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च होने वाली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च होने वाली है. जो माइक्रोग्रेविटी है ये कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको मेंशन करने ही करने. GS3 के अंदर स्कोर इज नॉट गोइंग मच. 90-100 is considered a very good score from last 3 to 4 years, because in this section a specific part is there like environment, science and tech, where keywords are required. Economy is also very technical, so you have to use very technical word regarding while attempting this paper. So आपको गोल एंड पर्पस के बारे में पता चल गया इस मिशन के. मैंने आपको बता दिया कि यहीं पे ट्रैप होगा कि ये पब्लिक एस्ट्रोनॉट मिशन है लेकिन प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है. अब जो स्पेस से रिलेटेड बात है तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे आएगी. जो कारमन लाइन है ये जनरली 100 किलोमीटर के अबव ये लाइन कंसीडर की जाती है. कोई पर्टिकुलर ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एज ए कन्वीनियंस ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है कि यदि आपको स्पेस के मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर जाना है तो आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करके जो भी रीजन होगा वो स्पेस वाला रीजन होगा, उसी को कारमन लाइन बोलते हैं. अब सबसे पहले आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन न्यूज के अंदर आया है
क्योंकि ये जो एक्सियम 4 मिशन है ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है और वहां पे ये एस्ट्रोनॉट्स को लेके जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब इनिशिएट हुआ था, 1998 के अंदर हुआ था, ये आपको पता होना ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जब यहाँ से आने वाला है, ये आने वाला है, ये किस किस कंट्रीज का कोलेबरेशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूएसए मतलब नासा स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, एज वेल एज रोस्कोमोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, उसका ये कोलेबरेशन एफर्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक दो कंट्रीज को स्वैप करके चाइना लेके आ सकते हैं कि ये चाइना का भी पार्ट है। चाइना लेकिन अपना एक न्यू स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। टी मैं हिंट दे दिया हूं आपको, अब इससे आपको पता होना चाहिए। आप इसके बारे में रिसर्च करके कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं या अपने नोटबुक के अंदर भी आप लिख सकते हैं। चाइना जो स्पेस स्टेशन जो प्लान कर रहा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने भी स्पेस खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात की है, और वो कब बात इनिशिएट की थी, 2019 के अंदर की थी। कौन से बड़े मिशन के बाद वो बात होने वाली, तो वो गगनयान मिशन के बाद में वो लॉन्च होने वाला है। अब इंडियन स्पेस स्टेशन के रिगार्डिंग there has been already one question in mains. I want to read that question. What is India's plan to have its own Indian space station? How will it benefit on our space program? Now, जो ये क्वेश्चन है मेंस में आया हुआ है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन जो सिमिलर होता है इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में चलता है आंसर। तो इंट्रोडक्शन आपको बताना पड़ेगा, इसरो के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के बारे में, 2019 में बताना पड़ेगा, और डेडलाइन बतानी पड़ेगी 2030 के अंदर। और कौन से मिशन, गगनयान मिशन के बारे में ये बाद में इसको प्लान किया गया है। तो यही यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका। नाउ व्हाट इज द प्लान, जो सेकंड पार्ट है वो इसका टेक्निकल पार्ट है, इसलिए GS3 के अंदर नंबर कम आ रहे हैं। जो टेक्निकल पार्ट है ना उसके अंदर इस स्पेस स्टेशन की स्पेसिफिकेशन और जो कि प्लानिंग वाला कंपोनेंट था वो स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल जो इसकी जो टेक्नोलॉजिकल प्रिपरेशन है उससे रिगार्डिंग आपको बात करनी पड़ेगी। प्लानिंग में तो ये है आफ्टर गगनयान मिशन जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस के अंदर ले जाने की बात करता है ना, तो वो है उनके पार्ट भी शुभांशु शुक्ला जी हैं। तो पहले गगनयान मिशन के बाद में एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन डिजाइन किया जाएगा, और जो टारगेट ईयर है वो 2030 का लेके रखे हैं। स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, जो इंडियन स्पेस स्टेशन है वो 20 टन का होने वाला है, 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होगा। अभी आपको मैंने बताया कि 100 किलोमीटर के ऊपर स्पेस कंसीडर किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बन लाइन। तो ये कार्बन लाइन से ऊपर जाके 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च होने वाला है। और जो एस्ट्रोनॉट का जो अप्रोक्सीमेट टाइम होगा वो 15-20 डेज की ट्रेनिंग टाइम इसके अंदर होगा। टेक्नोलॉजिकल जो प्रिपरेशन है उसमें क्या किया जाएगा, कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, देन देयर मस्ट बी ए लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सो उसके बारे में रिसर्च करनी है। सिमिलरली जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च होती है उस पर भी काम किया जाएगा, as there will be different phenomena with respect to physiological health, how human being going to behave particularly in that gravity, that is needed proper research element, and at the same time docking facility के बारे में भी जो होगी वो रिसर्च होगी। अभी रिसेंटली एक अपना स्पेस प्रोग्राम जो न्यूज में था उसका स्पेडेक्स करके नाम था, वो स्पेस डॉकिंग से रिलेटेड ही था। यूपीएससी प्रीलिम 2025 के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आके रखा है कि ये स्पेस प्रोग्राम किसे, और काफी डिटेल के अंदर अब क्वेश्चन आने लग गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ केस दैट व्हेनेवर देयर इज ए साइंस क्वेश्चन इट वुड बी आस्किंग रिगार्डिंग एप्लीकेशन, and you can mark 1 2 3 or complete option, and that was considered D option, but now they are reshuffling all those options. Sometimes C option is also looking like all option containing option. So this was related to Indian space station. And what is the benefit here? It is asking what is benefit of our human space program. Now you have to give generalized answer if you are not having particular terminologies. जो भी जब कभी भी स्पेस प्रोग्राम लॉन्च होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो वहां पे जो रिसर्च होती है ना वो होने लगती है। तो आप बताओगे कि जो साइंस के अंदर जो रिसर्च है ना वो पर्टिकुलर रिसर्च होने वाली है। जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की जो कैपेबिलिटी है ना उसका अपन को पता चलने वाला है कि ग्रेविटी के अंदर किस तरीके से जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है वो बिहेव करने वाले हैं। जो कि जो इंडियन स्पेस स्टेशन जो लॉन्च करने वाले हैं वहां पे
बायोलॉजी से रिलेटेड क्या रिसर्च होने वाली है, कुछ क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड कुछ रिसर्च हो सकती है क्या, तो ये सभी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपका ये जो मेंस का क्वेश्चन है उससे हो जाएगा। और जो थर्ड पोर्शन होने वाला है इसका जो आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, राइट नाउ वी हैव टू डिपेंड ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। If we are going to launch our own space station, then strategic autonomic component will be there. At the same time, ISRO is doing great in launching other countries' space programs. Similarly, if we launch our Indian space station, then we can have diplomatic ties, we can have our own soft power also. And private sector participation can also be motivated from this. In previous session, which I would already discuss on my YouTube, now you have to active recall हमारे इंडिया के अंदर कौन सी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इंडियन स्पेस सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। मैं आपको उनको पहला लेटर बता देता हूं, वो ए से स्टार्ट होता है। ये देखो आपको पता होना चाहिए, अभी मैं आपको बता दूंगा, 1 सेकंड लगेगी। लेकिन आप यदि गूगल पे रिसर्च नहीं करोगे, आप यदि अभी एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, आप बिलीव करो मेरा, इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल एट द रियल एग्जाम टाइम। प्रीलिम्स के अंदर ऑप्शन देख के भी रिकॉल नहीं होगा, एंड मेंस में तो ब्लैंक शीट आती है, वहां पे आपको खुद पेज लिखने होते हैं। तो वहां पे जब तक आपकी मसल्स मेमोरी में चीजें नहीं जाएगी, जो आपकी ब्रेन मेमोरी से आपको मसल्स मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को एफर्ट लगाने ही होंगे। सेकंड जो नेम है वो एस से स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एज दिस वाज ऑलरेडी इन न्यूज इन टुडेज न्यूज़पेपर। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिलेवेंस क्या है और इसके चैलेंजेस क्या है। रिलेवेंस देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, उसके अराउंड ही आपका आंसर होने वाला है कि ये रिसर्च के काम आएगा। रिसर्च में आप जब लिखोगे फिर आप पर्टिकुलर एग्जांपल डालोगे कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च होने वाली है, बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च होने वाली है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च होने वाली है, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड रिसर्च होने वाली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च होने वाली है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च होने वाली है, साइंस एंड टेक स्पेसिफिक पोर्शन से रिलेटेड रिसर्च होने वाली है। ऐसे करके आप 7-8 पॉइंट दोगे, जिसमें इनिशियल जो पॉइंट्स होंगे वो एग्जैक्ट पॉइंट होंगे और नीचे के जो 2-3 पॉइंट होंगे वो थोड़ा सा ब्लफ भी हो सकता है, तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिलेवेंस ये है कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने के भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। एस्ट्रोनॉट की जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी ये काफी हेल्प प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाउ ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके कुछ तो चैलेंजेस होंगे, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, ये 1998 के अंदर एस्टैब्लिश हो गया था। तो जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप बोल सकते हो ये एज ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब चीजें पुरानी होती रहती है तो वहां पे ट्रस्ट का जो एलिमेंट होता है और जो टेक्निकल फेलियर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये भी एक चैलेंज ही है वहां पे। सेकंड, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चैलेंज क्या है? कॉस्ट। वो पुराना होने के कारण वहां पे जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। इट इज कंसिडर अप्रोक्स 2 बिलियन ऐसा करके है पर ईयर या पर मंथ का कॉस्ट है। आई नीड टू रेफर दैट यू, एंड यू ऑल्सो कैन चेक। मैं शोर नहीं हूं इसके अंदर, आप तो आप चेक कर सकते हो, या आप जब मेंस के अंदर पॉइंट लिखोगे, जब आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप ऐसे बता सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज वेरी हाई, अप्रोक्स 2 बिलियन, या इस अप्रोक्स वाले एलिमेंट को उठा सकते हो और हाई लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जब आप 2 बिलियन लिखोगे तो आपको पर मंथ पर डे भी बताना पड़ेगा, तो वहां पे एग्जैक्ट आपको पता नहीं रहेगा। कॉस्ट का एलिमेंट मैंने डिस्कस कर लिया, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने एलिमेंट डिस्कस कर लिया। नाउ जो थर्ड चैलेंज है वो प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन हो रहा है। जैसे एक्सियम स्पेस करके भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स करके भी है, ब्लू ओरिजिन करके भी है, तो वो भी अब कंपटीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पे क्राउड का एलिमेंट भी काफी ज्यादा हो रहा है इंटरनेशनल स्पेस, मतलब स्पेस के अंदर। नाउ मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन सी कंट्रीज के कोलैबोरेशन से बना है। तो अब जब कंट्रीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइन नहीं होता है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी होती है। रिसेंटली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था, देन रिलेशन बिकम्स लिटिल बिट टफ, तो ये चैलेंजेस भी आते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन। नाउ सी दीज 2 पॉइंट्स, है ना, आर जनरल पॉइंट विच आई हैव रिकॉल्ड आफ्टर रिकॉलिंग ऑल दीज पॉइंट्स। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे डेब्रिस है, मैं बोल रहा हूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेब्रिस से भी रिस्क है। आई डोंट नो है या नहीं है, बट जनरल मुझे ऐसे लगता है कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो वो एक फिजिकल स्पेस के अंदर ही तो है, मतलब कोई फिजिकल उसका प्रॉपर एरिया होने वाला है। अब कुछ स्पेस डेब्रिस होने वाला है या कुछ एस्ट्रॉइड होने वाले हैं, तो वहां से भी जो होता है तो वहां से उसको रिस्क है। सेकंड, जो कोरोनल मास इजेक्शन है, जो वैन एलन बेल्ट है, जब आपके पास पॉइंट्स कम हो,
जब लास्ट में आके आप थोड़े जनरलाइज पॉइंट भी और थोड़ा हल्का सा ब्लफ भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ पॉइंट, because as per my experience, as per my friends experience, it is generally believed that the volume of content is also going to matter along with quality of content. Now suppose for 10 marks question, if you are getting 2 pages and you are writing till here and this page is empty, then this is going to have psychological impact on the examiner's mind that candidate was having less information. But suppose if you are going to write relevant points here at the same time, but if you are not getting relevant point but you can write generalized point, your page will also look like filled and psychological impact is also going to be in your favor. So please keep this tip in mind. This will definitely going to help you. Now next news is related with ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. न्यूज में तो ये था कि इन्होंने एक मीटिंग की है जो कि ईरान और इजराइल जो वॉर हुआ है उस पे जो मिसाइल्स का अटैक हुआ था उसको कंडेम किया गया. एट द सेम टाइम दे हैव कंडेम्ड इंडिया ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान वॉर. तो इसके अंदर मेंबर कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए. मैंने एक क्वेश्चन मार्क कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ. 57 मेंबर है अप्रोक्स. ये कब फाउंड हुआ था देखो वो रिलेवेंट नहीं है. कब किस किस की इंफॉर्मेशन आप पता करने वाले हो. जैसे प्रीवियस सेशन में हमने यूएनसीटीएडी के फाउंडिंग ईयर के बारे में बात की थी, तो मैंने वहां पे बोला था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आप ये ब्रॉडर याद रखो. अपने योगा डे के बारे में देखा था कि वो 21 जून को सेलिब्रेशन होता है. जब क्रोकोडाइल की न्यूज आई थी तब हमने उसका भी डे नोट किया था कि योगा डे के आसपास होता है. तब ये पर्टिकुलर मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है नहीं. इसका जो परमानेंट जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे, वो जेदा के अंदर सऊदी अरबिया के अंदर. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है? अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच. जब मैं ये न्यूज पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये अरेबिक समझने में आता है कि इस्लामिक कंट्रीज हैं. इन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है इनका मोटो है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. तो मुझे पता चला हाँ यार अरेबिक तो लैंग्वेज होगी प्रीलिम्स में आ गया. तो इंग्लिश का भी मैंने लॉजिक लगाया कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हो सकता है उनको अपने जो इंटरेस्ट को लेके जो डिप्लोमेटिक टॉक करनी है तो वो इंग्लिश में होगी. बट आई वॉज नॉट गेटिंग द रीजन ऑफ फ्रेंच. वाई द ऑफिशियल लैंग्वेज इज कंसिडर और हैज included French as there are many language. Spanish is there, Portugal language also there. So ये है जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है. तो ये जो कॉलोनाइजेशन था उस टाइम जो ये कंट्रीज है जो फ्रेंच के कनेक्ट में भी थी और ये कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज का पार्ट है. यहाँ की जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन और कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है. तो इस कारण फ्रेंच भी इसके ऑफिशियल लैंग्वेज में है. तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग, यदि आप लॉजिक से जाते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता तो माइट भी रॉन्ग हो जाता है, लेकिन अब लॉजिक लगा लिया तो ये पता चल गया. मतलब दो लॉजिक हो गए. पहले तो आपने प्राइमरी लॉजिक लगाया, फिर सेकेंडरी लॉजिक लगाया अपने नॉलेज को एक्सटेंड करके. नाउ नेक्स्ट न्यूज है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. सबसे पहले तो देखो ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, यूज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड है ना. तो ये ऐसा न्यूज है कि considering more number of digital transaction happening and we have brought a significant revolution in financial technology fintech sector. जब सब होने लगा है तो सीधी सी बात है कि साइबर क्राइम होना है, साइबर क्राइम होगा ही होगा, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी आएगी तो उनकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती रहती है. तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो इंक्रीज होने लग गए हैं. तो सबसे पहले तो ये एक कमेटी बैठी है एपी होटा कमेटी. यूपीएससी में तो फिर भी सीएसई एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कमिटीज पे इतना फोकस होता नहीं है. नॉर्मली कमिटीज रिलेटेड फोकस इज मोर ऑन सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन. सो आपको एपी होटा कमेटी पता होनी चाहिए. डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड ये कमेटी है. आरबीआई का सोल इनिशिएटिव होने वाला है क्या? ये आरबीआई का सोल इनिशिएटिव नहीं होने वाला है. इसके अंदर पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स का इनिशिएटिव मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है. रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब है जिसने ये प्रोटोटाइप डेवलप किया है. मैंने आपको बता दिया कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हियर nowadays people are witnessing many financial fraud. So in order to prevent that, digital payment intelligence platform has been launched. This platform is going to organize various technologies like artificial intelligence, blockchain technology in order to provide robust framework to prevent financial frauds. अब मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस ईयर सेशन में भी, जब भी कभी भी ऐसे ई गवर्नेंस से रिलेटेड कोई चीज आती है तो आपको उसी टाइम ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है कि ये न्यूज आप कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हो. तो ई गवर्नेंस का टॉपिक है. सबसे पहले तो आपको यही
एक्टिव रिकॉल करना है कि ई गवर्नेंस के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, ई गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। तो मैंने आपको चैलेंजेस बताया था कि डिजिटल डिवाइड होने वाला है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइड और जो रीजनल डिवाइड होने वाला है, जो अर्बन एरियाज के अंदर अलग है, रूरल एरियाज के अंदर अलग है। इनफैक्ट जेंडर डिवाइड भी है। आप यदि सोशियोलॉजी में पढ़ोगे तो आप विटनेस करोगे कि गर्ल्स, बॉयज और वीमेंस को जो डिजिटल डिवाइस होते हैं वो कम दिए जाते हैं, तो वहां पे जो इनइक्वलिटी आ जाएगी। फिर आप इसको एसडीजी से रिलेट करो कि कौन सा एसडीजी इक्वलिटी से बात करता है, जो हमने कल डिस्कस किया था, जो एसडीजी 5 है और एसडीजी 10 है। ऐसा अपने माइंड में आप इंफॉर्मेशन की वेब बनाते चलोगे ना, तब आप पॉइंट्स रिलेट करते चलोगे एंड आपका मेल्स के अंदर पेन रुकेगा नहीं। आई वॉन्ट टू गिव वन अदर टिप, दैट इज in mains, either your brain work or your hand work. If you are trying to bring a situation where you want to work both, then both of them are not going to work और आपका हाथ रुक जाएगा, पॉइंट्स आने बंद हो जाएंगे। तो आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। नाउ मैंने आपको बताया कि ये न्यूज आप कहां पे यूज करने वाले हैं। गवर्नेंस बता दिया। अब जैसे मैंने आपको गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के जो कंपोनेंट बताए थे, क्रैप्टी करके मैंने आपको निमोनिक बताया था, तो ये आप वहां पे एफिशिएंसी के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो क्या, कि ये जो हमने जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है उसको किस तरीके से एफिशिएंट बना सकते हैं। सेकेंडली, जब जीएस3 का जो कंपोनेंट आएगा वो साइबर सिक्योरिटी में बना सकते हैं, साइबर क्राइम के अंदर आप इस इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं। फर्दर, इफ यू रियली वांट टू अप्लाई योर लॉजिक और इसकी ज्यादा एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हो, तब जो हम डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये ओनली बैंकिंग सेक्टर में तो नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है। जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, जो हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, वो भी तो ऑनलाइन ही हो रही है विद द मीडियम ऑफ इंटरनेट और कनेक्टिव, मतलब कनेक्शन के साथ। तो वहां पे भी तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है फ्रॉड की। तो आप उधर भी इस चीज को और इस सॉल्यूशन को केस स्टडी बना के लिख सकते हो कि हमको ऐसा मैकेनिज्म चाहिए पीडीएस के अंदर भी, सो वी कैन reduce leakage of PDS और लीकेजेस इन डीबीटी ऑल्सो। तो आप वहां पे भी इसको रिलेट कर सकते हो। सिंगल इंफॉर्मेशन को आप केस स्टडी बना के आपने लिख दी। सिमिलरली आप एथिक्स इन गवर्नेंस है GS4 के अंदर, वहां पे भी आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। आपका पूरा प्रॉपर इंटीग्रेटेड चलेगा GS1 2 3 मेंस, और आप प्रीलिम के एग्जाम्पल्स मेंस में कोट कर सकते हो। अंबु मेला न्यूज में तो आपको स्टेट पता होना चाहिए, आसाम के अंदर है। क्वेश्चन आ सकता है महाकुंभ ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है, महाकुंभ ऑफ ईस्ट, तो आपको पता होना चाहिए अंबुमेची मेला में किया जा सकता है। धीरे धीरे फेस्टिवल न्यूज में आने लगेंगे, वैसे तो हर ईयर न्यूज में रहता है और न्यूज रहती है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स मेंशन किए हुए रहते हैं और स्टेट मेंशन किए हुए रहते हैं, तो आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप उसका भी याद रखना किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज रिलेटेड विद क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स। सबसे पहले तो देखो, ये मेरे को कम लगता है कि ये क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की, बट स्टिल आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये बोलेगा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज नहीं करता, ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल रिलीज करता है। आज कैनेडी वर्ड है ना 2 बार न्यूज में है। जो हमने पहली न्यूज डिस्कस की है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस जगह से लॉन्च किया गया वो उसका नाम भी कैनेडी करके ही है, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए के अंदर है। स्पेस स्टेशन की लोकेशन करके भी कंट्रीज को मैच कराया जा सकता है, तो वो भी एक प्रॉपर क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको उसको याद होना चाहिए। मैंने बता दिया प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। सेकंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दैट, इज इंडिया अमंग टॉप 3 नेशंस इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर वही होने वाला है, आर्टिफिशियल इमरजेंस होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने वाली है, बिग डेटा एनालिटिक्स होने वाला है, तो ये सब होने वाला है। और एक आपको मैं बताता हूं कि यूएसए के साथ इंडिया ने ICET करके भी एक फ्रेमवर्क अभी मेरे को रिसेंट याद आया, वो भी लॉन्च किया था 2-3 साल पहले, तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेना। यूएसए इंडिया का जब रिलेशन का क्वेश्चन आता है उस प्रोग्राम को मेंशन करना ही होता है। सो आई होप सो इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर यू, यू हैव लर्न समथिंग। आई एम ट्राइंग माई 100%, आई विल ट्राई माई 100%। थैंक्स फॉर लिसनिंग।